अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। एरो का ख्याल रखिएगा, आपके सामने है, देख लें किस तरह के अट्रैक्शन में एरो दिखाए जा रहे हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इसमें एरो में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और एरोज में देख लें कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को किस तरह से जो एरो शो किए गए ये अट्रैक्टेड एरो है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो जबकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस तरह से नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। मेजर जो करते हैं हम चार्ज को वो कूलम्स में करते हैं, उसके एसआई यूनिट्स कूलम है। 1.6 टाइम 10 की पावर -19 कूलम्स एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो उस एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स चार्ज यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। मसलन मेटल्स का और मेथड है, नॉन मेटल्स का और मेथड है। नॉन मेटल्स में हम सिंपली रब करते हैं। किसी भी नॉन मेटल्स को याद रखना गाइस कि नॉन मेटल को रब करके चार्ज किया जाता है। जब उनको रब किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एक सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा उससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वहाँ पे जो लूज करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, और जो पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, जबकि अगर हम बात करते हैं मेटल्स को चार्ज करने के हवाले से, तो उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस है। अच्छा, सेकंड थिंग कि पैटर्न, जो फील्ड पैटर्न के हवाले से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से अवे होती हैं और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती हैं। याद रखिएगा ये बात कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव होती है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। इसको मुश्किल नहीं है समझना। आप जब भी फील्ड के बारे में सोचें कि भाई मैं फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं कि क्या होगी, तो वहां समझ लें कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, क्या रख दिया है? एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। अब एक पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने यहां रख दिया है, तो इट मीन्स के इस पॉइंट पे अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। या मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया नेगेटिव के पास, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। तो जहाँ भी फील्ड लाइन को समझना हो तो आप वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और उसको उस चार्ज के पास ले जाएं। जहाँ भी वो चार्ज मूव करना शुरू कर देगा वही फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होंगी। तो ईजिली आमतौर पर इसको आप समझ सकते हैं। जहाँ भी फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होती हैं हम कहते हैं वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जैसे जैसे इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ पे हम कहते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये देखें आपके पास ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये भी देख लें आपके सामने शो की गई हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव हैं। अब जैसे चार्ज, अब आप कहेंगे सर चार्ज यहाँ पे कहाँ चला गया, तो बात ये है कि इसमें भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। हुआ ये है पॉजिटिव चार्ज के साथ कि उसने मूव कुछ इसी तरह से किया है कि वो गया तो पॉजिटिव चार्ज ही के पास था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ने उसको रिपेल किया तो वो यहाँ जाने लगा। फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको ख्याल आया कि भाई मुझे तो एक चीज़ फोर्स अट्रैक्ट भी कर रही है। वो कौन सी अट्रैक्ट कर रही है? वो नेगेटिव वाली अट्रैक्ट कर रही है। तो वो यहाँ से फिर वो नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से याद रखें हमेशा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती हैं एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती हैं, और ये होती मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही है। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से रेस करके आगे बात करता हूँ फर्दर। जब हम बात करेंगे, ये देख लें, ये तो फील्ड लाइंस इन्होंने शो की हैं और पूछा है कौन सी फील्ड लाइंस करेक्ट है। तो अब आप खुद समझ जाएं कि एक ही ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है इसमें, जो कि ये लास्ट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है राइट साइड पे। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये आप याद रखिएगा मेटल के अंदर ख़ास तौर पे जब भी कहीं पे मेटल की बात होगी, ठीक है, वहाँ पे जो आपके एटम्स होते हैं उनमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट। तो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, तो मेटल में जब चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए से, तो वहाँ पे जब हम उनको चार्ज करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली मूव करवाया जाता है मेटल में इनसाइड। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों की मूवमेंट होती हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं किसी मेटल को चार्ज करने की तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। याद रखिएगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, वो अपनी ही जगह पे होते हैं। एटम में प्रोटॉन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। यही वजह है कि जब आप मेटल को चार्ज करते हैं उसके लिए एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस, जिसमें आप चार्ज करते हैं इंडक्शन के ज़रिए। क्या प्रोसेस है? बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। जब भी किसी भी मेटल को चार्ज करना हो तो आपने करना ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे
आप एक पॉजिटिव चार्ज करीब लेकर आए हैं। पॉजिटिव चार्ज लाने की वजह से क्या हुआ, देखें इलेक्ट्रॉन उसके करीब आ गए हैं, तो एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया एल्युमिनियम की, और दूसरी साइड जहां से वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर आए हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, यानी अर्थिंग एक प्रोसेस होता है, इसको अर्थ कर दें तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, वहां पे अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से अर्थिंग से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। करंट के बारे में हम जब बेसिक बात करते हैं तो करंट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज इन 1 सेकेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आप दो कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं इवन पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास ये आपका फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है 1 सेकेंड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसको फाइंड करने की इक्वेशन सिंपल है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ये इसकी इक्वेशन आ गई है, ये आप देख भी सकते हैं। और अगर आपने चार्ज निकालना है तो करंट आपके पास मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाता है। ये बेसिक इक्वेशन है करंट फाइंड करने की। ठीक है, करंट आपके पास मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो एमीटर यूज़ किया जाता है, और पूरे वायर में सीरीज में करंट सेम होता है, यानी एमीटर आप कहीं भी लगा दें सेम करंट वो मेजर करेगा। ठीक है जी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, तो इसलिए वो आपके पास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन करंट सब जगह से सेम पास करेगा। अगर मैं इस सर्किट में बात करके आपको कुछ शो करना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक सर्किट है और फॉर एग्जांपल इसमें से हम करंट मेजर करने के लिए एमीटर कहाँ पे लगाना चाहेंगे, तो आप एमीटर लगा सकते हैं, इसमें प्लेसमेंट कर सकते हैं एमीटर की, कहाँ पे कर सकते हैं वो मैं भी आपको शो कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जस्ट वेट। इसमें जो प्लेसमेंट की गई है देखें, याद रखें यहाँ पे करंट आएगा, तो करंट आके फॉर एग्जांपल अगर आपने एम मीटर लगाना होता है तो करंट सर्किट में मेजर करने के लिए तो आप इस तरह से सीरीज में लगाते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास होगी। ये प्लेसमेंट जो की गई है ये वाली वोल्ट मीटर के लिए प्लेसमेंट की जाती है, कभी भी एम मीटर को ऐसे प्लेस नहीं किया जाता। तो आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए जो प्लेसमेंट की जाती है वो उसको पैरेलल लगाया जाता है, एम मीटर को नहीं लगाया जाता। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मैंने आपको पहले बताया कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की तो हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है सेम पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात करके ये बात को आगे कंटिन्यू करूँगा कि आप एक मिसाल ले लें कि मैं एक बात करता हूँ कि एक यहाँ पर कुछ एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, और यहाँ भी वैसे तो काफ़ी सारे एटम्स हैं, मैं अभी 4 एटम्स की बात करता हूँ कि इसमें से ए साइड से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी तरफ चले गए, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पहले बी पे कोई चार्ज नहीं था तो 4 नेगेटिव चार्ज चला गया, तो इस तरह भाई पहले ए पे भी तो कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पे भी तो 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही होती है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा होता है, तो पार्टिकल एक ही मूव करता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन है, उसकी एफिशिएंसी उस जगह को नेगेटिव बनाती है, डेफिशिएंसी उस जगह को पॉजिटिव चार्ज कर रही होती है। तो एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है पॉजिटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। अब सवाल ये पैदा होता है, स्टूडेंट समटाइम्स सवाल करते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज ही का फ्लो क्यों पढ़ते हैं, तो इसलिए कि जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, और जितने भी लॉज हैं वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इसलिए हम स्टूडेंट्स के साथ ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को डिस्कस करते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ये पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, जो एरो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं तो चार्जेस जब सर्किट में मूव करते हैं वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक हाई वोल्ट से जब वो लो वोल्ट की तरफ जाते हैं तो अपनी सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, और ये जो एनर्जी होती है फिर जब बैटरी के पास आते हैं तो बैटरी उनको एनर्जी सप्लाई करती है, एनर्जी देती है। वो एनर्जी जो बैटरी उनको दे रही है वो वोल्ट कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली वोल्ट एनर्जी ही है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद रखिएगा वोल्ट की इक्वेशन भी यही होती है। अगर मैं यहाँ पे वोल्ट की इक्वेशन लिखूं तो वोल्ट की इक्वेशन भी है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये ही इक्वेशन है वोल्ट की, एनर्जी ओवर चार्ज। लेकिन वो एनर्जी जो बैटरी सप्लाई कर रही है
चार्जेस को मूव करने के लिए 1 कूलम चार्ज को, जैसे यहाँ 12 वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 जाउल्स पर कूलम चार्ज एनर्जी दे रही है। एक कूलम चार्ज को 12 जाउल्स एनर्जी मिली है और उन्होंने सप्लाई किया यहाँ से और अपनी एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट की है। हाँ, अगर दो लैंप यहाँ पे सीरीज में लगा दिए गए, करंट दोनों से सेम पास होगा, लेकिन वोल्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये यहाँ डिवाइड हो जाता है। डिपेंड करता है फिर उनकी रेजिस्टेंस के ऊपर, कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो वोल्ट की इक्वेशन भी आपके सामने होनी चाहिए, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, और ईएमएफ की भी इक्वेशन यही होती है, एनर्जी सप्लाइड टू द 1 कूलम चार्ज बाय द बैटरी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन भी लिखी हुई है, इसके यूनिट्स भी हैं, जाउल्स पर कूलम में मेजर की जाती है। एक कूलम की जो एनर्जी होती है वही आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दो पॉइंट पे, या दो पॉइंट, हर पॉइंट की अपनी एक एनर्जी होती है, और दो पॉइंट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बल्कि एक डायग्राम भी दी हुई है। एक जगह पे 7 वोल्ट कंज्यूम हुआ है और एक जगह पे 5 वोल्ट कंज्यूम हुआ है। बैटरी ने जो एनर्जी दी थी वो 12 वोल्ट थी। 12 वोल्ट का मतलब है 12 जाउल्स पर कूलम बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है। ठीक है, अब हुआ क्या उस एनर्जी के साथ, वो एनर्जी यहाँ तक आते आते तो सेम रही, लेकिन जब यहाँ 12 थी, 12 जाउल्स थी, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, यहाँ कितनी बाकी बची, यहाँ बची 7 जाउल्स पर कूलम। ये पर कूलम होती है हमेशा। तो कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों के दरमियान, 12 में से 7 माइनस करें तो 5 आ गया। तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को इस तरह लगाते हैं जिस तरह मैंने एक सर्कल बना के लगाया है, और ये वोल्ट मीटर आपको लैंप के क्रॉस का पोटेंशियल बताएगा। फिर यहाँ पे 7 वोल्ट था, यानी 7 जाउल्स पर कूलम के हैं आप उसको, या 7 वोल्ट वर्ड यूज़ करें, इज़ द सेम थिंग। और यहाँ पे देखें ये 0 वोल्ट है, तो पूरी लाइन ये 0 वोल्ट की होती है। अब यहाँ 0 वोल्ट रह गया, तो यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर का सिंबल बना के एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँ तो मुझे 7 वोल्ट बताएगा अक्रॉस द रेजिस्टर, कि यहाँ पे 7 जाउल्स पर कूलम एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये आप इस तरह से दो पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ कर लेते हैं, जो पैरेलल लगाते हैं, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू कि किस तरह से आपने फाइंड किया है। वोल्ट फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, जैसे अभी आपके सामने दोबारा आ गया है, ये रेजिस्टर का वोल्ट निकाल रहा है, और अगर मैं लैंप के क्रॉस लगाऊंगा तो लैंप का निकालेगा, बैटरी के क्रॉस लगाऊंगा तो बैटरी का वोल्ट बताएगा। ठीक है जी, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। रेजिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो किसी भी हमारे पास वायर में मौजूद रेजिस्टेंस, वायर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को लो करती है, या रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट फ्लो कम हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V = IR, ये मशहूर फार्मूला है जो कि ओम्स लॉ भी कहलाता है, और इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं वोल्ट करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। रेजिस्टेंस इज़ द रेशियो बिटवीन द वोल्ट एंड द करंट। ठीक है, और पावर सप्लाई है यहाँ पे, और कंपोनेंट ये वोल्ट से देख लें आपके सामने दिया हुआ है। रेजिस्टेंस आपके पास अगर आप डिफाइन करने के लिए आ जाए तो इसको पोटेंशियल ओवर करंट भी कहा जाता है, और यहाँ से इसकी यूनिट्स भी बताई जा सकती हैं कि अगर 1 वोल्ट है और 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। जब हम बात करते हैं फर्दर रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस के अंदर वायर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे ये रेजिस्टेंस बेस करती है। नंबर 1, फॉर एग्जांपल, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, और लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन कम होने, ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, और जो हमारे पास बनता है रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और वही रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हुए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। यू नो अबाउट इट कि हाउ कैन यू फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई थिंक ये नेक्स्ट टॉपिक में उन्होंने फाइंड की भी होगी, और उससे एक रिलेशन बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, ये देख लें कुछ ग्राफ हैं, स्ट्रेट लाइन जहाँ पे शो हो रही हैं वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। जो स्ट्रेट लाइंस नहीं शो हो रही वो फिलामेंट लैंप है, उसमें आपके पास वोल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से करंट का फ्लो कम हो गया है, और ये इस तरह से आपके सामने शो कर रहा है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक वो इक्वेशन में देखना चाह रहा था जो मुझे नज़र नहीं आई। सम टाइम वो इक्वेशन आपके पास आ जाती है और उसको हम यूज़ करते हुए अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एनर्जी का ताल्लुक वैसे पावर और एनर्जी दोनों रिलेट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास
पावर इनटू टाइम है और इलेक्ट्रिकल पावर आपके पास होती है VI। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी का भी और पावर के लिए भी। पावर बेसिकली इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वोल्ट एंड करंट, तो यहाँ उन्होंने डायरेक्ट पावर की जगह पे VI लिख दिया है और एनर्जी इज अ पावर इनटू टाइम है, तो यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाई बाई T कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ किस तरह से एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो एनर्जी के दो यूनिट्स होते हैं, जाउल्स है और इलेक्ट्रिकल में डोमेस्टिक यूज जो हम कर रहे होते हैं, जो हमारे हाउस बिलिंग हो रही होती है वो किलो वाट आवर में हो रही होती है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर इनटू टाइम, ठीक है। और ये पावर अगर आपकी किलो वाट्स में ली जाए, टाइम आपका आवर्स में लिया जाए, तो फिर यही किलो वाट आवर इज अनदर यूनिट ऑफ द एनर्जी। ये किलो वाट आवर भी एनर्जी के इक्वल होते हैं। हाँ, अगर इसको जाउल्स में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलो वाट 1000 होता है और 3600 आवर्स, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें आप तो 36 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 2 3 4 5 6 3.6 टाइम 10 टू द पावर 6 जाउल्स। ये आपके पास एनर्जी आ जाती है 1 किलो वाट आवर इतने जाउल्स के इक्वल होती है, ठीक है। दूसरी बात कि आप इसी एनर्जी को, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द V इंटू आई, ये वोल्ट और करंट का प्रोडक्ट होता है, तो VIT की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन ओम्स लॉ कहता है कि V तो IR के भी इक्वल होता है, तो V की जगह अगर मैं IR लिख दूं और I से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक और इक्वेशन बन जाती है I²RT, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपको बहुत हेल्प करती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, MCQs में ख़ास तौर पे, ठीक है जी। ये पावर की इन्होंने सेकेंडली इक्वेशन आपको बता दी है और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपने ये इक्वेशंस यूज़ करनी है। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।